इस विश्लेषण में स्वागत है, जहां हम एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के नजरिए से रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी अनुसंधान पद्धति की नींव को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम इस पूरे मास्टर प्लान को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। हम रिसर्च की बिल्कुल कच्चे माल से शुरुआत करेंगे और फिर डेटा इकट्ठा करने के व्यवहारिक तरीकों तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कच्चे माल की, जो किसी भी स्टडी या अध्ययन की सबसे बुनियादी नींव बनाता है। किसी भी रिसर्च के बिल्कुल केंद्र में होता है एक चर, यानी वेरिएबल। आसान शब्दों में कहें तो ये किसी घटना या वस्तु के बारे में एक ऐसा विचार है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और माप सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि पढ़ाई की कोई नई तकनीक छात्रों के रिजल्ट्स को कैसे प्रभावित करती है। बस यही हमारी रिसर्च रूपी इमारत की पहली ईंट है। अब इसमें आता है स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक तरह के स्टिमुलस का काम करता है। हमारे उदाहरण में वो नई पढ़ाई की तकनीक ही स्वतंत्र चर है, क्योंकि रिसर्च करने वाले का इस पर पूरा कंट्रोल होता है। वे इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और इसके ठीक विपरीत होता है आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। यह वह नतीजा है जिसे मापा जाता है। उसी उदाहरण को लें तो छात्रों का टेस्ट स्कोर आश्रित चर है। यह पूरी तरह से उस नई तकनीक पर निर्भर करता है जिसे अभी लागू किया गया था। सीधे तौर पर कहें तो स्वतंत्र चर कारण है और आश्रित चर उसका प्रभाव। इनके अलावा कुछ और भी जरूरी हिस्से होते हैं, जैसे हस्तक्षेप या इंटरवीनिंग चर, जो दो चीजों को जोड़ते हैं। फिर होते हैं बाय या एक्सट्रेनियस चर, जो बिना बुलाए मेहमान की तरह दखल देते हैं। कुछ सक्रिय चर होते हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है, और कुछ निश्चित विशेषता चर होते हैं जैसे उम्र या जेंडर, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इन सबको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाहरी चरों को नजरअंदाज किया गया तो पूरी रिसर्च वैसे ही ढह जाएगी जैसे कमजोर नींव वाली कोई इमारत। असल में इन वेरिएबल्स का स्वभाव काफी बहुआयामी होता है। इन्हें सिर्फ एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता, बल्कि आपसी रिश्तों और रिसर्च के पूरे डिजाइन के आधार पर इन्हें कई अलग अलग और जटिल श्रेणियों में बांटा जाता है। कच्चे माल की पहचान कर लेने के बाद अगला कदम होता है हमारा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट तैयार करना, जिसे रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। जैसे ही कोई हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बन जाती है, उसके ठीक बाद रिसर्च डिजाइन बनाना सबसे अहम काम होता है। ये तय करता है कि रिसर्च का मकसद क्या है, जानकारी कहाँ से आएगी और उसे एनालाइज कैसे करेंगे। सोचिए, बिना नक्शे के एक घर बनाना कितना अजीब होगा। बिल्कुल वैसा ही हाल बिना डिजाइन वाली रिसर्च का होता है। इस डिजाइन का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है दो ग्रुप्स की तुलना करना, एक प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा नियंत्रण यानी कंट्रोल ग्रुप। अपने पुराने उदाहरण पर लौटते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिस पर नई तकनीक आजमाई जाती है, जबकि कंट्रोल ग्रुप अपनी पुरानी पारंपरिक पढ़ाई ही करता रहता है। असली टेस्टिंग शुरू करने से पहले ब्लूप्रिंट में इन दोनों ग्रुप्स को एकदम साफ साफ परिभाषित करना बहुत जरूरी है। ये विभाजन बेहद सख्त और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी तो हमारे नतीजे बिल्कुल सटीक आएंगे। चलिए अब उन अलग अलग तरह के अध्ययनों पर नजर डालते हैं जिन्हें इस ब्लूप्रिंट में शामिल किया जा सकता है, खासकर नॉन एक्सपेरिमेंटल या गैर प्रयोगात्मक अध्ययन। गैर प्रयोगात्मक अध्ययनों में कई अलग अलग अप्रोच होती हैं। जैसे अगर किसी समस्या का तुरंत हल चाहिए तो एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड में किसी बीमारी के कारणों की लंबी जांच के लिए कोहॉर्ट स्टडी बहुत काम आती है। और फिर होते हैं ओपन लेबल ट्रायल्स, जहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, प्रतिभागियों से कुछ भी छिपाया नहीं जाता। अब सवाल ये है कि इतने सख्त ब्लूप्रिंट की जरूरत ही क्या है? खैर, ये रिसर्च को बेहद कुशल और लचीला बनाता है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ाता है और ये पक्का करता है कि गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो। एक तरह से ये रिसर्च को रास्ते से भटकने नहीं देता। अब हम उस चरण में पहुंच गए हैं जहां असल निर्माण होता है, यानी डेटा रूपी ईंटों को इकट्ठा करना। यहाँ एक बहुत बड़ा चुनाव करना होता है। क्या हमें प्राइमरी डेटा चाहिए जिसे एकदम शुरुआत से इकट्ठा किया जाता है और जो काफ़ी महंगा साबित हो सकता है, या फिर सेकेंडरी डेटा जो पहले से मौजूद बाहरी स्रोतों से आसानी से और कम खर्च में मिल जाता है? प्राइमरी डेटा जुटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसे लगते हैं, क्योंकि इसमें नए सिरे से सर्वे करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ सेकेंडरी डेटा में दूसरों की गई मेहनत का फ़ायदा मिल जाता है,
ये हमेशा समय और संसाधनों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाने का खेल है। एक अच्छे ब्लूप्रिंट में ये भी साफ होना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव यानी मात्रात्मक डेटा चाहिए या फिर सब्जेक्टिव यानी गुणात्मक डेटा। इसे ऐसे समझते हैं, किसी कमरे की सटीक लंबाई चौड़ाई मापना ऑब्जेक्टिव डेटा है, लेकिन उसी कमरे में खड़े होकर लोगों को कैसा महसूस हो रहा है ये पूछना सब्जेक्टिव डेटा है। अंत में आइए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इस बेहद अहम प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के लिए किन खास तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन मेथड व्यवहार विज्ञान में बहुत पॉपुलर है। इसमें बिना कोई इंटरव्यू लिए बस लोगों के बर्ताव को देखकर जानकारी जुटाई जाती है। इसके कई रूप हो सकते हैं। ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, या फिर इसमें रिसर्च करने वाला खुद शामिल हो सकता है या दूर से भी देख सकता है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड सच में बहुत पावरफुल है। लोगों को उनके नेचुरल माहौल में काम करते हुए देखने से हम उस नकलीपन या पूर्वाग्रह से पूरी तरह बच जाते हैं, जो अक्सर किसी औपचारिक इंटरव्यू के दौरान आ जाता है। लेकिन जब सीधे सवाल पूछना जरूरी हो, तब सर्वे काम आते हैं। ये सर्वे एकदम स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, जहां सवालों की लिस्ट पहले से तय होती है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, जहां बातचीत का माहौल थोड़ा फ्री होता है, ताकि कोई गहरी या अनअपेक्षित जानकारी भी सामने आ सके। देखा जाए तो डेटा कलेक्शन का असली सीक्रेट एक परफेक्ट बैलेंस में छिपा है। सटीक फैक्ट्स के लिए सख्त फॉर्मेट और गहरी बातें जानने के लिए लचीली बातचीत, इन दोनों के बीच का ये बैलेंस ही एक कुशल रिसर्चर की पहचान है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे के दौरान बाहरी चरों को कंट्रोल ही न किया जाए, तो क्या वो एक बहुत ही अहम मेडिकल कोहोर्ट स्टडी की वैधता को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण के जरिए इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।